हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम कक्षा 10 का फिजिक्स का एक टॉपिक वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित कुछ उपकरणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है वैद्युत बल्ब। वैद्युत बल्ब है, इसमें वैद्युत प्रेस है और वैद्युत हीटर है। तीन हमको अध्ययन करना है क्लास 10th में। तो सबसे पहले वैद्युत बल्ब है। तो वैद्युत बल्ब से सभी लोग परिचित हैं। तो सबसे पहले वैद्युत बल्ब में कांच का एक खोखला गोला होता है। कांच का एक खोखला गोला होता है। इसके ऊपर पीतल की एक खोल लगी होती है और इस खोल में दो जस्ते की पिनें लगी होती हैं और ये बिल्कुल खोखला होता है। इसके ऊपर से इसमें से दो तार जुड़े होते हैं और उन तारों के ऊपर जस्ते के दो टांके लगे हुए होते हैं और इसका मुंह जो है सील करने के लिए चपड़े से बंद कर दिया जाता है। चपड़ा जो है तारकोल के समान एक कड़ा अचालक पदार्थ होता है। इसको पिघलाकर इसके बीच में डाल दिया जाता है और फिर बिल्कुल हार्ड प्लास्टिक की भांति हो जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ये दोनों जो तार हैं ये तांबे के मोटे तार हैं। ये आगे आते हैं। यहाँ कांच की एक छड़ लगी हुई होती है, जिसमें से होकर ये तार बाहर निकलते हैं और निकलकर यहाँ आकर इन तारों में टंगस्टन का फिलामेंट लगा देते हैं। क्योंकि ये बहुत हल्का होता है, इसलिए इसको इस कांच की छड़ से बांध दिया जाता है ताकि ये ज्यादा लटके नहीं। तो ये है इसकी बनावट। और इसमें से जो कांच का बल्ब होता है, इसमें से वायु को निकाल लिया जाता है किसी विधि से, फिर इस कांच को सील कर दिया जाता है ताकि इसमें वायु ना रह जाए। तो ये इसकी बनावट है। अब काम कैसे करता है विद्युत बल्ब? सबसे पहले हम जब ले जाकर इसको होल्डर में लगाते हैं, बल्ब होल्डर में लगाते हैं, तो होल्डर की दो पिनें आकर इन टांकों से संपर्क कर जाती है, जिससे एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर निकलता है और दोनों आके इस टंगस्टन के फिलामेंट के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे इसमें एक तरफ से फेज वायर एक तरफ से न्यूट्रल वायर आके जुड़ जाता है। और जब दोनों वायर आके जुड़ जाते हैं, तो कल हमने बताया था विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है। जब हम किसी परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म हो जाता है। तो इसका यही सिद्धांत है विद्युत बल्ब का। जब हम किसी विद्युत बल्ब में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो टंगस्टन का फिलामेंट गर्म हो जाता है और इतना गर्म हो जाता है कि ये श्वेत तप्त होकर, एक होता है रेड हार्ट, एक होता है व्हाइट हार्ट, तो ये व्हाइट हार्ट होकर श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश मिलने लगता है। तो टंगस्टन का जो गलनांक है, टंगस्टन का गलनांक जो है वो होता है 3400 अंश सेल्सियस। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 3400 अंश सेल्सियस। इससे नीचे ताप पर ये गलता नहीं है। और जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका तापमान लगभग 1500 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस तक बढ़ जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका ताप लगभग इतना हो जाता है। और इतने ताप पर जो विद्युत बल्ब होता है, इसका टंगस्टन का फिलामेंट, टंगस्टन का इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा होता है और ये आसानी से पिघलता नहीं है। तो जब ये 1500 से 2500 अंश सेल्सियस तक गर्म होगा, जब यहाँ से धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ श्वेत तप्त हो जाता है, ये सफेद हो जाता है गर्म होकर, और जिससे प्रकाश निकलने लगता है। और 3400 अंश सेल्सियस के पहले पिघलता नहीं है, तो लगातार इतने के रेंज में, इतने तापमान के रेंज में 1500 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस के रेंज में
ये लगातार हमको प्रकाश और ऊष्मा देता रहता है। कांच की छड़ का जो यहाँ पर काम है वो इस फिलामेंट को स्थिर रखना, फिलामेंट को बांधे रखना, और दूसरा जो काम है वो इसमें कांच के बल्ब में निर्वात उत्पन्न करना, इसकी वायु को बाहर निकाल लेना। अक्सर कांच का जो बल्ब होता है उसके बीच में से वायु निकाल लिया जाता है, और वायु निकालने के बाद इसके बीच में कोई निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस भर दी जाती है। तो अक्रिय गैसों का अध्ययन जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ऐसी गैसें जो किसी और गैस से या और धातुओं से क्रिया नहीं करती उनको अक्रिय गैस कहते हैं। जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, और एक तरह से नाइट्रोजन भी लगभग अक्रिय ही गैस है। तो इसके बीच में कोई आर्गन, नियान, हीलियम या हाइड्रोजन आदि गैसों को भर दिया जाता, वो नाइट्रोजन विशेषकर नाइट्रोजन को ही भरा जाता। तो उस गैस को जब हम भर देते हैं तो इसकी दक्षता बढ़ जाती है, इसकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बल्ब में जो है अक्रिय गैस भरते हैं ताकि ये गर्म होने पर जो बल्ब का फिलामेंट है वो इस गैस से क्रिया ना करे। मान लो इसमें वायु भर दे तो वायु की ऑक्सीजन इससे क्रिया करके इस तंतु को जला देगी, और जलने के बाद ये टूटकर नीचे गिर जाता है। तो इस तांबे के मोटे तारों से विद्युत धारा आती है और टंगस्टन के फिलामेंट को गर्म करती है, जिससे ये श्वेत तत्व हो जाता है। इसका ताप 1500 अंश सेल्सियस से 2500 अंश सेल्सियस हो जाता है, और इस पर यह श्वेत तत्व होकर चमकने लगता है, जिससे हमें बराबर प्रकाश मिलता रहता है। तो इसमें अक्रिय गैस क्यों भरते हैं? अक्रिय गैस बल्ब की दक्षता को बढ़ाने के लिए भरा जाता है, और अक्रिय गैस जो होती है वो किसी भी ताप पर इस फिलामेंट से अक्रिया नहीं करती है। अगर हम इसके बीच में वायु को ही रहने देंगे तो वायु की ऑक्सीजन से यह जलकर ऑक्सीकृत हो जाएगा और हमारा परिपथ टूट जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये जस्ते के जो टांके हैं ये होल्डर में जाके उसकी पिनों से लग जाते हैं, जिससे इसमें धारा का प्रवाह तांबे के तारों में होता है। पिनों का काम है ये होल्डर में बल्ब को पकड़े रखता है, यानी होल्डर जो है इन्हीं पिनों में आकर फंस जाता है, जिससे बल्ब होल्डर में लटका रहता है। पीतल की खोल है, इन सबको बांधे रखने के लिए पीतल की खोल लगाई जाती है, और इसको यहाँ कांच के बल्ब से बढ़िया से चिपका दिया जाता है। इसमें जो कांच की छड़ें हैं इसका काम है कि इसके बीच में से वायु निकालने के बाद इसका मुंह बंद करने के काम आती है, और ये जो तार है तांबे के तार है, टंगस्टन का फिलामेंट है, इसको बांधे रखने के भी काम आती है। और जो कांच का खोखला गोला है ये तो खोखला है, इसी का नाम बल्ब है। इसमें से वायु को निकाल लिया जाता है और उसके स्थान पर कोई अक्रिय गैस भर दिया जाता है। तो विद्युत बल्ब का जब आएगा तो विद्युत बल्ब का सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि लिखिए या सचित्र वर्णन कीजिए। तो पहले सिद्धांत में लिखोगे, जब किसी विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने के कारण या विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के कारण इसका टंगस्टन का तंतु श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। संरचना में चित्र बनाएंगे और किसका क्या कार्य है इसको लिख लेंगे, और फिर कार्य विधि में लिखेंगे कि जब हम बल्ब को होल्डर में लगाते हैं अर्थात तांबे के तारों में धारा प्रवाहित करते हैं तो यह धारा तांबे के तारों से होकर टंगस्टन के फिलामेंट में पहुंचती है, और टंगस्टन के फिलामेंट में पहुंचने के बाद ये श्वेत तप्त होकर चमकने लगता है, जिससे हमें बराबर प्रकाश मिलता रहता है। ये हो जाएगा हमारी कार्य विधि। तो है तो बड़ा ही आसान है, लेकिन मेहनत करेंगे तो हमको और भी आसान ये लगेगा। महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th में। तो ये है विद्युत बल्ब। अब देखते हैं विद्युत हीटर। विद्युत हीटर क्या होता है? ये भी विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर भी आधारित होता है, और जब हम इसमें जो तंतु लगा होता है विद्युत हीटर में वो टंगस्टन का नहीं बल्कि नाइक्रोम का लगा हुआ है,
और जो नाइक्रोम होता है वो निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, सबसे पहले इसकी हम संरचना बनाते हैं। एक संरचना बनाते हैं इलेक्ट्रिक हीटर की। कुछ लोग देखे भी होंगे, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो विद्युत हीटर को देखे होंगे, प्रयोग भी कभी कभी किए होंगे, और बहुत से ऐसे होंगे जो इसके बारे में जानकारी कम रखते होंगे। तो सबसे पहले इस तरीके का चीनी मिट्टी का एक प्लेट होता है, चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है और काफी मोटी होती है। इसके बीच में कुछ गहराई तक खांचे खोदे जाते हैं। इसके बीच में कुछ गहराई तक खांचे खुदे रहते हैं। अब हम देखते हैं कैसे ये बनाया होता है। सबसे पहले यहां पर एक पेंच होता है और यहां से इसको ऐसे खांचे खोद देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर गहरे खांचे खुदे होते हैं। फिर आता है इधर से ऐसे देखते हैं। देखते हैं किस तरीके की व्यवस्था है। ये मान लो हमारी एक लाइन है, यहाँ पर गहरा खांचा खुदा हुआ है, तो इसमें हम नाइक्रोम के तंतु को ऐसे ऐसे फिट करते हैं। फिलामेंट जब यहाँ पहुंचता है घूमते हुए, तो एक जो है यहां से फिर एक छड़ ऐसे लगी हुई है और इसमें से जैसे इधर से निकला था वैसे इधर से एक निकला हुआ। तो हम क्या करते हैं, इसको यहां से घुमाते हुए ऐसे ऐसे लाके इधर से यहाँ दूसरा पिन हमारा लगा हुआ, यहाँ से दो तार निकले हुए होते हैं। तो चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है जिसमें इस तरीके से गहरे खांचे बीच में खुदे होते हैं। ये थोड़ा ऊपर ऊंचाई होती है। तो हम एक प्लस और एक माइनस, यानी एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। एसी करंट में एक फेज होता है और एक होता है न्यूट्रल। दो वायर, दोनों वायर को एक को इस पेंच में जोड़ देते हैं, एक को इस पेंच में जोड़ देते हैं, जिसके कारण इस फिलामेंट के बीच में, अच्छा इसको खांचे में क्यों लगाते हैं, ताकि अधिक से अधिक लंबाई नाइक्रोम के तार की ज्यादा से ज्यादा लंबाई छोटे से प्लेट पर सेट की जा सके। इसलिए इसके बीच में, जैसे मान लो ये ब्लैक बोर्ड है, इसके बीच में यहाँ से ऐसे गहराई से खोद लें, फिर इधर से खोदते, इधर से बीच बीच में खाली बना रहे और उसी में इसकी स्क्रीन को डाल दें। तो जब ऐसा करेंगे तो नाइक्रोम के तार की अधिकतम लंबाई इस प्लेट में फिट हो जाएगी और जैसे फिट होगी हम इसके बीच विभवांतर स्थापित करेंगे। एक उच्च विभवांतर और एक जीरो विभवांतर लगाएंगे।
विभव लगाएंगे तो इस विभवांतर के कारण इसमें जो है धारा प्रवाहित होने लगेगी, और इस धारा प्रवाह के कारण इसमें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। क्योंकि इसका प्रतिरोध जो है बहुत अधिक होता है नाइक्रोम की तार का, तो इसलिए ये धारा के मार्ग में रुकावट ज्यादा डालता है और बड़ी आसानी से रेड हार्ट हो जाता है, रक्त तप्त हो जाता है। और इस रक्त तप्त का उपयोग करके हम इसकी सहायता से उष्मा से होने वाले कई कामों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे भोजन बना सकते हैं, कोई वस्तु गर्म करना है, कोई पदार्थ गर्म करना है, इस पर रखकर गर्म कर सकते हैं। ये है इसका काम। तो नाइक्रोम जो है निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु होती है, और इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तांबे से लगभग 60 गुना है। और इसको जब हम कुंडली को यानी सुषमक को निकिल क्रोमियम की मिश्र धातु है जिसका गलनांक उच्च होता है, अर्थात यह बिना पिघले बहुत ऊंचे ताप तक उष्मा दे सकती है। तो जब हम इसको जोड़ते हैं अपने विद्युत मेंस और न्यूट्रल से, तो ये रेड हार्ट हो जाता है और हमको उष्मा देने लगता है, और उस उष्मा का प्रयोग बहुत से उपयोगी कार्यों में आसानी से किया जा सकता है। ये है इलेक्ट्रिक हीटर, वैद्युत ऊष्मक, हिंदी में वैद्युत ऊष्मक, वैद्युत ऊष्मक। इलेक्ट्रिक हीटर। तो ये इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक हीटर की संरचना बना सकते हैं। सिद्धांत वही है जो बल्ब का है, और संरचना ये है, इसको लिख भी सकते हैं। और कार्य विधि में क्या होगा कि रेड तत्व होकर जो है उसमें देने लगता है, जैसे ही हम इसको विद्युत मेष से जोड़ते हैं। इसके बाद एक और उपकरण है जिसको हम प्रेस के नाम से जानते हैं। कपड़ों को प्रेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरे पर वैद्युत इस्त्री, इलेक्ट्रिक प्रेस। इसमें क्या होता है, इसमें प्रेस सभी लोग देखे होंगे। तो सबसे पहले इसके नीचे इस आकार का एक धातु की बहुत मोटी सी प्लेट होती है। इस प्लेट के ऊपर एक एस्बेस्टास की पन्नी बिछाकर उसके ऊपर एक फिलामेंट, नाइक्रोम का बना हुआ एक फिलामेंट रख दिया जाता है, और फिर एस्बेस्टास की पन्नी बिछाकर इसके ऊपर से फिर एस्बेस्टास रखकर फिर इसको इसमें कस दिया जाता है नट बोल्ट के सहायता से, और फिर इस पर ऊपर हैंडल लगा देते हैं और तारों को बाहर निकाल देते हैं। बिल्कुल एकदम इलेक्ट्रिक हीटर की भांति ही होता है। तो हम इसका फिलामेंट बनाते हैं। इसका जो फिलामेंट होता है बिल्कुल इस आकार का, तो यहाँ पर पहले इसको पेंच लगा देते हैं, फिर इसका जो फिलामेंट होता है ऐसे मुड़ी हुई पन्नियों के रूप में इसमें घूमता रहता है। और फिर इधर से घूमते हुए फिर यहाँ आकर तार से जुड़ जाता है। सब मिलाकर एस्बेस्टास की पन्नी पर ऐसे नाइक्रोम के तारों को ऐसे लपेट दिया जाता, फिर यहाँ आकर एक पेंच से जोड़ देते हैं, यहाँ आकर एक पेंच से जोड़ देते हैं, और फिर इन पेंचों को बाहर निकाल कर एक में फेज तार और एक में न्यूट्रल तार जोड़ देते हैं। तो थोड़ा बना लेते हैं अच्छे से।
इस तरीके से बना हुआ होता है। ये इसकी फिलामेंट है वैद्युत स्त्री के। इसको एक धातु की मोटी प्लेट के ऊपर एस्बेस्टास की पन्नी, एस्बेस्टास जो होता है एक ऐसा पदार्थ होता है जो जलता नहीं है, उसको जितना गर्म करेंगे उतना लचीला हो जाएगा लेकिन जलता नहीं है। तो एस्बेस्टास की पन्नी लगाते हैं धातु की प्लेट पर, उसके ऊपर इस फिलामेंट को रखते हैं और रखने के बाद फिर एक एस्बेस्टास की पन्नी लगाते हैं, उसके ऊपर धातु की एक मोटी प्लेट रखकर इसको कस दिया जाता है बिल्कुल तेजी से। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धातु की मोटी प्लेट है वो गर्म होती है और हैंडल जो है ऊपर लगा दी जाती है। उसको हम प्लास्टिक की या फाइबर की हैंडल लगी होती है, तो उसको पकड़कर हम कपड़ों को आसानी से प्रेस कर सकते हैं गर्म करके। तो ये है हमारा वैद्युत इस्त्री। इसका भी जो फिलामेंट होता है वो नाइक्रोम का ही बना होता है। ये एक धातु की मोटी प्लेट पर एस्बेस्टास की पन्नी को रखकर उसके भीतर उसके ऊपर इस फिलामेंट को रखते हैं। इस फिलामेंट के ऊपर फिर से एस्बेस्टास की एक पन्नी रखते हैं, फिर धातु की एक मोटी सतह फिर से रखकर उसके ऊपर कस दिया जाता है और फिर इनके ऊपर एक प्लास्टिक की हैंडल लगा दी जाती है और उस हैंडल को पकड़कर हम कपड़ों को प्रेस करते हैं और यहाँ से इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तो ये कुंडली रक्त तप्त हो जाती है और उष्मा देने लगती है और उस उष्मा का प्रयोग उस मोटी प्लेट को गर्म करने के लिए किया जाता है और जब प्लेट गर्म हो जाती है तो उसका उपयोग करके हम कपड़ों को आसानी से प्रेस कर लेते हैं। तो इसका जो सिद्धांत है वो बिल्कुल विद्युत बल्ब या हीटर का ही कह सकते हैं, विद्युत हीटर का ही सिद्धांत है। और इसकी जो संरचना है इस तरीके से बनी हुई होती है और प्रेस देखे भी होंगे। तो और कार्यविधि इसकी बिल्कुल हीटर के ही समान है। जैसे ही हम विद्युत हीटर के फिलामेंट में धारा को प्रवाहित करते हैं यह रक्त तप्त हो जाता है और गर्म होने लगता है। इसकी इस उष्मा का प्रयोग करके इसकी प्लेट को गर्म किया जाता है और उस गर्म प्लेट का प्रयोग कपड़ों को इस्त्री करने के लिए किया जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। और एक और है, छोटा सा टॉपिक है विद्युत फ्यूज। एक और है वैद्युत फ्यूज जो उसमें प्रभाव पर ही आधारित है। तो घरों में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो जो तार होते हैं वो गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं। उससे बचने के लिए धारा के मार्ग में एक फ्यूज लगा दिया जाता है। मान लो एक बल्ब हमको जलाना है तो उसके बीच में एक फ्यूज लगा देंगे। एक फेज वायर होगा, एक न्यूट्रल वायर होगा, दोनों को ले जाकर बल्ब में जोड़ देंगे और जैसे ही बल्ब में जोड़ेंगे बल्ब जलने लगता है। बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करने से बल्ब जलने लगता है। और जब ये बल्ब जो है या परिपथ में मान लीजिए कई बल्ब लगा दें, इसका भार बढ़ा दें, लोड अधिक कर दें, जैसे ही लोड अधिक होगा या कोई व्यक्ति इसको छू देगा तुरंत इसका लोड बढ़ेगा और जिसके कारण ये जो है वो पिघल के गिर जाएगा तार। तो हम कहेंगे फ्यूज इसका कट गया। इसको कहा जाता है फ्यूज। जो फ्यूज होता है ये मैग्नीन के तार का बना हुआ होता है। देखते हैं किसका दिया है। तो ये जो फ्यूज तार होता है वो कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा नहीं होता है और जैसे ही इसका लोड बढ़ता है इस पर
जो जैसे इसका भार बढ़ता है, ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण गर्म हो जाता है, और इसका गलनांक कम होने के कारण यह कांस्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है, जो कि मिश्र धातुएं, कांस्टेंटन और मैग्नीन दोनों मिश्र धातुएं हैं। तो कांस्टेंटन या मैग्नीन के तार का बना होता है फ्यूज। और जैसे ही ये गर्म होता है, ये इसका गलनांक कम होने के कारण पिघल जाता है, और जैसे ही पिघलता ये परिपथ टूट जाता है और यहाँ बल्ब का जलना बंद हो जाता है। तो फ्यूज का काम है परिपथ में अतिभारण होने पर, ओवरलोड होने पर ये परिपथ को बंद कर देता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। वैसे हम लोग फ्यूज के बारे में जानते हैं, बहुत सारे विद्युत के उपकरण हैं जो फ्यूज का प्रयोग जिसमें किया जाता है, और समय समय पर लोड बढ़ने पर जो है वो फ्यूज अपने आप कट जाता है, जिससे हमें परिपथ के जलने का भय या किसी को करंट लगने का भय कम से कम रहता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो बाकी टॉपिक जो है किसी अगले वीडियो में। तो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन नियमों का पालन करते रहिए। धन्यवाद।